हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पॉक्सो एक्ट पढ़ेंगे और आज की ही वीडियो में हम इस पॉक्सो एक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आपके आरजेएस की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है और इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेशली जो है इसके पनिशमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके प्री में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पनिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके प्री में आते हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। और मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो भी आई टेल यू। ठीक है, तो ये हम लोग बेयर एक्ट के बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं, बट एक चीज श्योर है कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो आपको बेयर एक्ट आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा उसमें टिपिकल लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है। अगर आप ये वीडियो पूरे देखते हैं और इसके नोट्स अगर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस तरीके के शॉर्ट नोट्स हैं जिससे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पॉक्सो एक्ट का वही जैसे हम बेसिक्स पढ़ते हैं, हमें पहले बेसिक्स से शुरू करना है। प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी? 19 जून 2012। एनफोर्समेंट डेट इसकी क्या है? 14 नवंबर 2012। अब 14 नवंबर 2012 को चिल्ड्रंस डे भी होता है। ठीक है, तो यहां से ये डेट तो आसानी से याद रह जाएगी। याद रखने का पंगा यहाँ पर है इसको, तो ये हमें याद करनी पड़ेगी 14 नवंबर 2012, क्योंकि ये चिल्ड्रन से रिलेटेड एक्ट है तो इस वजह से चिल्ड्रंस डे वाली डेट हमें याद रह जाएगी। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ जाता है कि 2019 का अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 16 अगस्त 2019, ये याद रखना है। कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं? 9 चैप्टर्स एंड 46 सेक्शंस हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, या सेलिएंट फीचर्स हम कहने, आखिर जरूरत क्या पड़ी पॉक्सो को बनाने की भाई? क्योंकि आईपीसी भी तो था ना हमारे पास। आईपीसी में रेप डिफाइंड है, उसमें बच्चों के लिए भी बताया हुआ है, लेकिन पॉक्सो को बनाने की, सिर्फ और सिर्फ पॉक्सो को ही बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, देखते हैं, जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है इस एक्ट के। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। हम चिल्ड्रन को ताकि प्रोटेक्ट कर सकें सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हैरेसमेंट से और पोर्नोग्राफी से। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इवेंट्स, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, importance to interest and well-being of children, ensure healthy physical, emotional, intellectual and social development and address heinous offenses effectively. ठीक है, चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, राइट टू प्राइवेसी हो, मतलब कि जिस भी बच्चे के साथ अगर ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो उसका जो है कोई भी उसका नाम, रेजिडेंस, ये सारी चीजें ना पता चल सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शंस, चैप्टर्स और टॉपिक को इस तरीके से जो है मैंने डिवाइड कर रखा है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 और 2 है, जिसमें प्रिलिमिनरी की बात करी हुई है। चैप्टर 2 में चैप्टर 2 आपका 3 से 12 तक है, जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताता है। चैप्टर 3 आपका 13 से 15 तक है, जो कि बताता है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस। चैप्टर 4 आपका 16 से 19 तक है, सेक्शन 16 टू 19 टॉक्स अबाउट अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट। 5 से चैप्टर 5 आपका 20 to 23 है, विच टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर रिपोर्ट ऑफ केस। चैप्टर 6 आपका 24 से 27 है, विच सेज प्रोसीजर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। चैप्टर 7 आपका 28 से 32 है, जो कि हमें स्पेशल कोर्ट के बारे में बताता है। चैप्टर 8 हमारा 33 से 38 है, विच टॉक्स अबाउट पावर ऑफ SC and प्रोसीजर टू रिकॉर्ड एविडेंस। एंड चैप्टर 9 आपका 39 से 46 है, जो कि मिसलेनियस के बारे में बात करता है। अब प्री में जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से बनते हैं और आपके पनिशमेंट वाले चीजों से बनते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट वगैरह दे रखी है उससे बनते हैं। ठीक है, अबेटमेंट अटेम्प्ट वाला जो चीज बता रखा है वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगी मैं आप लोगों को। लेकिन मिसलेनियस एक पार्ट, माइनर लॉज में मिसलेनियस एक पार्ट ऐसा होता है जहां से सवाल प्री में ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। यहाँ पे मेंस में सवाल आने के चांसेस जो है थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये हमारे पास, इसके अलावा आपको कोई डेफिनेशन पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, 2D में हमें चाइल्ड के बारे में बता रखा है। चाइल्ड कौन होगा पॉक्सो एक्ट के अंदर? एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स, कोई भी व्यक्ति जो कि 18 व्यक्ति नहीं, कोई भी बच्चा जो कि 18 साल से कम है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। 2D में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2DA में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बता रखा है। विजुअल डिपिक्शन
ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा। 2E में हमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में बता रखा है, और डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में खास कुछ बताया नहीं, उन्होंने बताया डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब वही है जो आपका 2F ऑफ टीवी एक्ट में, तो टीवी एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब वहां पर है वही मतलब यहाँ पर भी है। 2K में शेयर्ड हाउस होल्ड है, शेयर्ड हाउस होल्ड वही जो हम लोगों ने 2S DV एक्ट में पढ़ा था, लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई है कि वेयर पर्सन चार्ज्ड विद ऑफेंस लिव्स विद चाइल्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जिस पर्सन को ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है वो पर्सन उस बच्चे के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा है, बेसिकली एक ही घर में रह रहा है, तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड होगा, ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंसेस, अब ये सेक्सुअल ऑफेंसेस बता रखे हैं इस आपके पॉक्सो एक्ट में। क्या, सबसे पहले तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज बता रखा है, तो यहाँ पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज है, ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेट, एक सेकेंड में देखूं अब्यूज है कि असॉल्ट है, मुझे लग रहा है अब्यूज ही है, असॉल्ट नहीं होगा। अच्छा हाँ, असॉल्ट है। एक यहाँ पर छोटी सी गलती है जिसे हमको सही करना है, यहाँ पर ये अब्यूज है, सॉरी असॉल्ट है, अब्यूज नहीं है, तो ये गलती आप लोगों को सही करनी पड़ेगी, वरना अगर अब्यूज लिख दिया तो वो अलग ही मतलब हो जाता है, ठीक है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है 3 और 4 में। फिर उसके बाद हमारे पास 5 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, देन सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 सेक्सुअल असॉल्ट, ओके, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 9 एंड 10 एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल सॉरी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज नहीं है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, शुरू में ही कंफ्यूजन हो गया, ओके नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। तो बताया मैंने कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है आपका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में। अब इसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, वो हमें देखने हैं, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं। सेक्सुअल असॉल्ट फिर आपका सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में है, देन सेक्सुअल हैरेसमेंट आपका 11 एंड 12 में है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट आपका सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में है, ठीक है। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो सारी चीजें अभी हम अलग से समझेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं अपना, हम क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, साथ साथ मैं नोट्स बनाती चलूंगी। मैंने पहले से चीजें यहाँ पर ऐड नहीं कर रखी हैं, साथ साथ आई गेस नोट्स बनाने में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हम पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमें सबसे पहले पढ़ना है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। ये मैंने असॉल्ट पूरा ही लिख दिया, आपको सेक्शन 3 में और सेक्शन 4 में पढ़ना है ना। अभी हम यहाँ पर देख के आए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब देखो क्या हो रहा है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 हमें क्या बता रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। इसने हमें बताया कि कोई भी ही पर्सन, ही यानी कि कोई मेल ही हो सकता है, तो ये चीज तो एक कंफर्म हो गई कि मेल पर्सन ही होगा। ही पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, क्या, पीनस, ठीक, इनटू, अब ये जो वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज ऐसे ही याद करना होगा। इनटू वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ चाइल्ड, ठीक। ये वर्ड्स जैसे हैं ये वैसे ही याद करने होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पेनिट्रेट कहां पर किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो पीनस पेनिट्रेट हो रही है, कहां पेनिट्रेट हो रही है, वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, और या फिर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो। तीसरी बात क्या है, किसी भी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट एनी बॉडी पार्ट। एंड देन डी थिंग इज अप्लाई माउथ टू, वही चीज वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और पीनस। देखो यहाँ पर पीनस भी ऐड किया गया है, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ कैसे, और
मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विथ सम अदर पर्सन। तो क्या बताया, देखो सबसे पहले तो वो ये चीजें आपको याद रखनी है, इनटू वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस, कोई या फिर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहा है, ठीक, किसी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है या फिर माउथ अप्लाई कर रहा है इन 3 जगहों पर, और या फिर पीनस पर भी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये तो हम कह रहे हैं कि जो पर्सन है, जो ऑफेंस करने वाला बंदा है, जो अक्यूज पर्सन है, वो तो मेल ही है, लेकिन क्योंकि यहां पर पीनस मेंशन कर दिया है तो जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है वो एक मेल हो सकता है। पॉक्सो में मेल के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, मेल चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो सकते हैं। कैसे पता चला, हमने कैसे इंटरप्रेट किया, हमने किया क्योंकि यहाँ पर पीनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये हो गया हमारा सेक्शन 3। अब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 3 से, ठीक है। सेक्शन 3 से हम आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 4 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। अब पनिशमेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया पनिशमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 4 में दे रखी है। क्या पनिशमेंट है? जनरल जो आपकी पनिशमेंट है वो मिनिमम आपको 10 साल है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन है, ठीक है, ये है। लेकिन अगर बच्चा, इसको ऐसे नहीं लिखते, बिलो 16 ईयर्स है, ठीक है, तो मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स है, जो कि मैक्स जा सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ये फाइन क्यों लिया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखिए आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। ये फाइन इसलिए लिया जा रहा है ताकि मेडिकल एक्सपेंसेस किस बच्चे, ऑब्वियसली जो विक्टिम है उसको, और उसके रिहैबिलिटेशन के लिए भी ये फाइन लिया जाता है। ये पूछा जाता है कि फाइन क्यों आखिर लिया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो इसलिए लिया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, इतना याद रह जाएगा। अगर बिलो 16 ईयर्स है तो मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन हो जाती है। फाइन क्यों लिया जा रहा है? फाइन इसलिए लिया जा रहा है ताकि मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट किया जा सके और उस विक्टिम का रिहैबिलिटेशन हो सके। बस इतना हमें याद रखना है इसमें। और इसमें जनरल पनिशमेंट आपको 10 साल दे रखी है, मतलब कि वही 18 साल से कम का अगर बच्चा है तो 10 साल मिनिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आएंगे सेक्शन 5 पे। अब देखो मेरी बात समझना, सेक्शन 5 को हम सेक्शन 9 के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे APSA हो रहा है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यहाँ देखा हमने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है, और यहाँ पर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है सेक्शन 9 में, और सेक्शन 10 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है। इन दोनों को हमें साथ में पढ़ना है। तो ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, ये तो हम पहले देख लें 5 और 9 में। उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि आपका इसके पनिशमेंट्स क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं क्लॉजेस के साथ मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, सारी चीजें। सबसे पहले हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, स्पेशल अक्यूज्ड एट स्पेशल प्लेस, ठीक है, हमने ये ऐसे कर दिया। एक सेकेंड, ये चीज हमने देख ली, स्पेशल अक्यूज्ड एट स्पेशल प्लेस। अब ये क्लॉजेस दिए गए हैं ए और बी। स्पेशल अक्यूज्ड कौन है? पुलिस ऑफिसर। भाई कोई नॉर्मल पर्सन, कोई प्राइवेट पर्सन अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह कर रहा है तो वो एक प्राइवेट पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन की श्रेणी में आ गया। स्पेशल अक्यूज्ड हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करने की, और है ना, मतलब समझ रहे हो, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी, वो एक अथॉरिटी पर है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, और वो ही अगर ऐसा करता है तो फिर आदमी किसके पास जाएगा? तो इसलिए ये स्पेशल अक्यूज्ड है, और ये स्पेशल प्लेस पे ऐसा काम कर रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं स्पेशल प्लेस पे ऐसा काम कर रहे हैं? दो बातें हैं। क्या है दो बातें? उसकी एरिया और ड्यूटी से। तो पुलिस ऑफिसर भी है, कोई आर्म्ड फोर्स का मेंबर भी है, डिपेंड करता है एरिया पे और ड्यूटी पे। कैसे?
जहां पे उसका पुलिस स्टेशन है उसने वहां पर ऐसा किया अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में, ठीक है। और या फिर स्टेशन हाउस, यानी कि पुलिस स्टेशन के प्रमाइसिस के अंदर ही, यानी कि जहां लॉकअप वगैरह होते हैं, या तो वहां पर किया, ठीक, ये याद रखना है। तो ये ड्यूटी हो गया। देखो एरिया में क्या आया आपका, पुलिस स्टेशन की लिमिट आई, ठीक है, मतलब जहां तक उस पुलिस स्टेशन की लिमिट, मतलब जहां तक उस पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन है वो चीज आ गई। स्टेशन हाउस मतलब कि पुलिस स्टेशन के अंदर। अब कहीं पर हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर की कहीं पर ड्यूटी लगी हो, वो वहां पर गया हो, ठीक है। मान लो कि वो लखनऊ का पुलिस ऑफिसर, लेकिन बाय चांस उसकी कानपुर में ड्यूटी लगी है, तो वो वहां पे जाके अगर उसने ऐसा किया है तो वो भी स्पेशल अक्यूज, स्पेशल प्लेस की ही कैटेगरी में आएगा। और तीसरी चीज आपको यहां पर बताई गई है, ही इज नोन और आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर, कि उसको वहां पर लोग जानते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, कि वो पुलिस ऑफिसर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर कौन है, सी में है कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा करे तो, ठीक। ई, डी और आपके एफ में, ई, डी और एफ में आपका मैनेजर या स्टाफ है, ठीक है। किसका, हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का स्टाफ है, जेल का स्टाफ है, रिमांड होम, ये इतनी सारी जगह है। ये क्या है, ये स्पेशल प्लेसेस हैं। कोई प्रोटेक्शन होम है वहां पर जहां पे बच्चों को रखा जाता है, उनको मतलब बेसिकली प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑब्जर्वेशन होम है, ठीक है। प्लेस ऑफ सेफ्टी है, हम जे एक्ट में पढ़ते हैं ना, प्लेस ऑफ सेफ्टी पे भेजा जाता है बच्चों को। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो गए, चलो कॉलेजेस में तो बड़े बच्चे जाएंगे, स्कूल्स आप समझ सकते हो, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो ये सारी जगहों पर अगर वहां के मैनेजर या स्टाफ ऐसा करते हैं तो वो पॉक्सो में आएंगे। उसके बाद हम यहीं पे जी पॉइंट भी लिख दे रहे हैं। जी में क्या है, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि जैसे गैंग रेप हम पढ़ते हैं वैसे। एच में क्या है, रिलेटिव ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के रिलेटिव सोचो ऐसा कर रहे हैं जो कि उससे कनेक्टेड है बाय मैरिज, या तो मैरिज से कनेक्टेड है, या तो ब्लड ब्लड रिलेशन है, और अडॉप्शन, या फिर अडॉप्शन से, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी और भी है। ओ में आपका, ओ क्लॉज में ओनर, मैनेजर ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। पी में पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी, कोई ऐसा पर्सन है जो कि उस बच्चे के ऊपर अथॉरिटी रखता है, मतलब बेसिकली द पेरेंट्स ट्रस्ट दैट पर्सन। कोई हो सकता है कि बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हो, वो ट्रस्ट में है ना बेसिकली, उसके गार्जियंस का, उस बच्चे के गार्जियंस का उस पर ट्रस्ट है, उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, तो वो भी हो सकता है। तो ये पी क्लॉज हो गया आपका। एंड देन टी इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बाय प्रीवियसली कन्विक्टेड, अंडर पॉक्सो एक्ट, चाहे वो पॉक्सो के अंडर हो या कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस का दूसरा अगर एक्ट है तो उसके अंडर भी हो, तो वो पर्सन भी स्पेशल अक्यूज्ड के केस, स्पेशल अक्यूज्ड के अंडर आएगा। तो ये तो हो गया हमारा स्पेशल अक्यूज्ड एट स्पेशल प्लेस। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एक स्पेशल मेथड। ये सिर्फ बाइफरकेट करने के लिए, आपको याद करने के लिए आसानी होगी, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा हुआ है। स्पेशल मेथड क्या हो सकते हैं, बताया एच क्लॉज में। क्या, कोई डेडली वेपन, कोई डेडली वेपन पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है। फायर, या कोई हीटेड सब्सटेंस, मान लो जला वगैरह दिया तो, हीटेड सब्सटेंस, वेपन नहीं, हीटेड सब्सटेंस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्लॉज आई में ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया या कोई बॉडली हार्म कॉज कर दिया, ये स्पेशल मेथड में आ रहा है, ठीक है। वी में इंड्यूस कर रहे हैं उसको, एंटाइस कर रहे हैं,
क्या कोर्स कर रहे हैं बच्चे को फॉर एडमिनिस्ट्रिंग, कि भाई तुम ड्रग्स ले लो, ठीक है, बच्चे को कह रहे हैं कि ड्रग्स ले लो, एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग, केमिकल, या फिर कोई ऐसा केमिकल बेसिकली उसको पिला रहे हैं या खिला रहे हैं जिससे उसका अर्ली सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाए, समझ रहे हो, सेक्सुअली जल्दी मेच्योर हो जाए उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए, इस वजह से जो है उसको कोई ड्रग या केमिकल एडमिनिस्टर करा रहे हैं। ये जो पॉइंट है आपका, जो पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगी वो पॉइंट आपके सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 9 में दे रखे हैं, ठीक है, ये पूरी लिस्ट एक साथ ही है, ठीक है, लेकिन स्पेशली जो ये वाला पॉइंट है ये आपका सेक्शन नंबर 9 में दे रखा है, ये 5 में नहीं दे रखा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर स्पेशली लिख दे रही हूँ ब्लैक से, दिस इज ओनली अंडर सेक्शन नंबर 9, ठीक है, ये वाला पॉइंट। आर पॉइंट है आपका कि अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं पर्सन, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये अभी स्पेशल मेथड ही चल रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर प्लस पीएसए, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर भी किया और ये भी किया, ठीक है, यू में मेक चाइल्ड नेकेड, ठीक है, उसको नेकेड सिचुएशन में पब्लिक में लेके गया वो, प्लस वहां पर उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, ठीक है, पब्लिक में, ये स्पेशल मेथड हो गया। अब स्पेशल मेथड के बाद एक चीज बच रही है, एक चीज नहीं 3 चीजें और बच रही हैं, स्पेशल रिजल्ट है पहले, देखो स्पेशल मतलब बेसिकली अब ये सब करने से क्या हो रहा है, तो वो एक जगह आ गया, ठीक है, अब ये जे में ही सब क्लॉजेस हैं, ठीक है, क्या है, फिजिकली इनकेपेसिएट कर दिया बच्चे को, मतलब मान लो उसका ये सब करने की वजह से उसको कोई दिक्कत हो गई उसकी बॉडी में, है ना, चल फिर नहीं पा रहा है या कुछ भी है, ठीक है, फिजिकली इनकेपेसिएट कर दिया। देन सेकंड क्या करा, मेड चाइल्ड प्रेग्नेंट, मेड चाइल्ड प्रेग्नेंट, अब ये जो है ये सेक्शन नंबर 9 में नहीं है, क्यों बता रही हूँ, पहले लिख दूं मैं यहाँ पर, नॉट अंडर सेक्शन नंबर 9, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम सेक्शन नंबर 5 में पढ़ रहे हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव, हम यहाँ पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाली जो टेबल है, यहाँ पर हम एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ रहे हैं, जब पेनिट्रेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी, तो इस वजह से यहाँ पर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, इसलिए वो वाला जो प्रेग्नेंट वाला पॉइंट है वो सेक्शन 9 में नहीं है, सिर्फ सेक्शन 5 में, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये सेक्शन नंबर 9 के अंडर नहीं है, पहली चीज ये हो गया। और फिर उसके बाद जो तीसरा क्लॉज है वो ये कह रहा है सब क्लॉज की इन्फ्लिक्ट एचआईवी, अब एचआईवी का भी मतलब ये है एचआईवी तभी होगा जब आपने पेनिट्रेशन किया है, तो ये भी क्लॉज जो है आपका सेक्शन नंबर 9 के अंदर नहीं मिलेगा, सिर्फ सेक्शन 5 में है, यही एक तरीका है जिससे सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 9 आपको याद हो पाएगा, ठीक। और तीसरी चीज सॉरी फोर्थ क्लॉज क्या है, कॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड, या तो बच्चे की मृत्यु कारित कर दी गई, ठीक है, कॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड, दिस इज ऑल्सो, एक सेकेंड यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती हो गई, ये नॉट अंडर सेक्शन 9 नहीं है, ये अंडर सेक्शन 9 नहीं है, वो है सेक्शन 9 में, ये नहीं है, कॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड आपका सेक्शन नंबर 9 के अंदर नहीं है। फिर से एक बार समझो, स्पेशल रिजल्ट में फिजिकली इनकैपेसिटेट कर रहे हैं बच्चे को, दूसरी चीज क्या है, चाइल्ड को प्रेग्नेंट कर रहे हैं जो कि सेक्शन नंबर 9 के अंदर नहीं दे रखी है, एचआईवी इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये दोनों में है, सेक्शन नंबर 5 में भी है, सेक्शन नंबर 9 में भी है, और या फिर डेथ कॉज कर रहे हैं बच्चे की, ये सेक्शन नंबर 9 में नहीं है। अब स्पेशल विक्टिम की कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है, हमने स्पेशल अक्यूज देखा, तो स्पेशल विक्टिम की भी कैटेगरी बनेगी, स्पेशल विक्टिम की क्या कैटेगरी है, स्पेशल विक्टिम में एडवांटेज लिया जा रहा है बच्चे का, चाहे तो फिजिकली या मेंटली, चाहे फिजिकली या मेंटली डिसेबल
मतलब वो बच्चा जो है फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है और फिर जो है उस बच्चे का एडवांटेज लिया जा रहा है इसी बात पर कि वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, मान लो चल नहीं पा रहा है या ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड। तो देन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड मोर देन वंस, ठीक है, एक बार से ज्यादा, एक बार से ज्यादा अगर उस बच्चे पर हो रहा है तो, ठीक है, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, या फिर वो बच्चा जो है 12 ईयर्स ऑफ एज से भी कम का है तो वो स्पेशल विक्टिम में आ जाएगा। एंड देन क्यू व्हेन चाइल्ड इज प्रेग्नेंट, बच्चा प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसको तब भी मतलब उस बात को, उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड को ये बात पता है, उसके बाद भी जो है वो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। व्हेन चाइल्ड इज प्रेग्नेंट एंड इट इज नोन टू द अक्यूज्ड, ठीक है। अब एक लास्ट चीज बची है स्पेशल सिचुएशन। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, कम्युनल वायलेंस, ठीक है, मतलब देश में कुछ ऐसी आपदा वगैरह आ गई है और उस समय भी जो है कोई बंदा अगर ऐसे करता है तो उसको ये पॉक्सो एक्ट में पनिश किया जाएगा ड्यूरिंग कम्युनल या सेक्रेटेरियन वायलेंस। और कोई नेचुरल कैलामिटी या फिर कोई अगर नेचुरल कैलामिटी है उस वक्त अगर ऐसा हुआ है तो ये स्पेशल सिचुएशन में आएगा। तो ये 4-5 चीजें हैं, 4-5 पॉइंट हैं जिससे आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 9 याद रहेगा, ठीक है। क्या है स्पेशल अक्यूज्ड एट स्पेशल प्लेस है सबसे पहला, तो स्पेशल अक्यूज्ड एट स्पेशल प्लेस है, ठीक, वो हमने देख लिया कौन है क्या है। फिर उसके बाद स्पेशल मेथड है, डेडली वेपन यूज कर रहे हैं, कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। स्पेशल रिजल्ट, उसकी वजह से क्या हो रहा है वो याद करना है। और स्पेशल विक्टिम भी हैं, 4 तरीके के विक्टिम्स हैं जो कि स्पेशल बताए गए हैं। और स्पेशल सिचुएशन, मतलब इसमें ये चीज एक्सप्रेसली आपके सेक्शन 5 और सेक्शन 9 में मेंशन नहीं है, मतलब इस तरीके से बाइफरकेट नहीं किया हुआ है, लेकिन याद करने के लिए इसे इस तरीके से बाइफरकेट करना जरूरी है। तो ये अभी सेक्शन 5 और सेक्शन 9 हमारा खत्म हो गया। अभी पहले हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ डेफिनेशन पनिशमेंट अभी नहीं हम लोगों ने देखी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे के सेक्शंस क्या हैं। तो देखो आगे के सेक्शन सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बता रहा है, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। अब ये जो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है, तो यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट लिखा है तो ये समझो कि पेनिट्रेशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि पेनिट्रेटिव तो वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया, तो यहाँ पर कोई पेनिट्रेशन नहीं है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब हो कैसे रहा है फिर सेक्सुअल असॉल्ट, तो सेक्शन 7 और सेक्शन 7 में बेसिकली बताया और सेक्शन 8 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है। सेक्शन 7 में क्या बताया कि कोई भी पर्सन हुएवर, लेकिन उसका सेक्सुअल इंटेंट होना जरूरी है, तो इंटेंशन मैटर्स, इंटेंशन होना चाहिए। क्या टचेस वेजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट, या फिर मेक्स टच सच पर्सन और अदर पर्सन। क्या मतलब है इसका मेक्स टच अदर सच पर्सन, या तो वो उस बच्चे से ऐसा करवा रहा है सच पर्सन, या तो उस बच्चे से ऐसा करवा रहा है या किसी और व्यक्ति को बोल रहा है उस बच्चे के साथ ऐसा करने के लिए, तो हम इसे कहेंगे मेक्स टच, ठीक है, सच पर्सन अदर पर्सन। और इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट तो हो रहा है बट दिस इज विदाउट पेनिट्रेशन, फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, बस इतना ही आपका सेक्शन 7 में है। फिर सेक्शन 8 में क्या है, सेक्शन 8 में मिनिमम और मैक्सिमम पनिशमेंट आपको बता रखी है, 3 years प्लस फाइन मिनिमम है, मैक्सिमम 5 years प्लस फाइन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 हमारा खत्म हुआ। अब हम आएंगे सेक्शन 9 पे और सेक्शन 10 पे। तो देखो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट यहाँ नहीं लिखते हैं, बीच में लिखते हैं एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। मैंने आपको बताया सेक्शन 9 में है और
सेक्शन 10 में। सेक्शन 9 सेम वैसे ही है जैसे कि आपका सेक्शन 5 है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनर चेंजेस, वो मैंने आप लोगों को टेबल बता दिया है कि क्या चेंजेस है। बट जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, क्योंकि सिर्फ पेनिट्रेटिव वर्ड यूज नहीं किया गया है तो यहाँ पर भी किसी भी तरीके की पेनिट्रेशन नहीं हो रही है। लेकिन सेक्सुअल इंटेंट तो है, ऑब्वियसली इंटेंशन तो है सेक्सुअल असॉल्ट करने का। एंड बाय ऑल अथॉरिटीज, जो भी अथॉरिटीज हैं कहां पर दे रखी है, अंडर सेक्शन 5। ठीक है, वो तो यहीं से समझ में आ गया जहां हमने कह दिया सेम है सेक्शन नंबर 5। अब इसकी क्या पनिशमेंट है, तो यहाँ पर जो इसकी मिनिमम पनिशमेंट बता रखी है वह है 5 years प्लस फाइन, और मैक्सिमम जो आपकी पनिशमेंट है वो है 7 years प्लस फाइन। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 9 और सेक्शन 10। फिर हम आएंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है हमें सेक्शन 11 में इसकी डेफिनेशन बताई, और सेक्शन 12 में हमें इसका बताया आपको पनिशमेंट। ठीक है, वही सेम जिस जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं हम इतनी देर से, इसमें भी सेक्सुअल इंटेंट तो है। तो देख रहे हो सब में सेक्सुअल इंटेंट तो जरूरी है, बिना सेक्सुअल इंटेंट के कोई भी ऑफेंस नहीं हो रहा है। सेक्सुअल इंटेंट तो है। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है कोई साउंड अटर कर रहा है, कोई साउंड मतलब कोई कुछ गाना वगैरह गा दिया, ठीक है, उस बच्चे को देख करके, या अटर किया कोई वर्ड, कोई इस तरीके का वर्ड, कोई गंदा वर्ड अटर किया, या कोई ऐसा जेस्चर किया। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, दिस इज सीन एंड हर्ड बाय द चाइल्ड। ये बच्चे को सुनाई दिया या फिर दिखाई दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर मेक्स चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी। हिज बॉडी किसकी, उस पर्सन की बॉडी जो ऐसा ऑफेंस कर रहा है। ठीक है, देन showed object for pornographic purpose। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाया जो कि पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, फिर मैं यहां पर लिख रही हूँ। ठीक है, देन फॉलो, उसको बच्चे को फॉलो किया, उसको देख रहा है किस तरीके से, या कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी है, मान लो फोन वगैरह करके घर पे किसी भी तरीके से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, या फिर उसको थ्रेट दिया किसका, टू यूज द चाइल्ड, to use the child media। चाहे वो उसका मतलब रियल डिपिक्शन करेगा, मतलब खुद उसको यूज करेगा, किसी भी तरीके से यूज करना हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज करे, चाहे वो खुद उसको यूज करेगा फैब्रिकेटेड, यानी कि फैब्रिकेटेड डिपिक्शन का मतलब आजकल आप समझ रहे हो, किसी का बॉडी किसी और की होती है, फेस किसी और का होता है, तो ये रियल भी हो सकता है, यानी बच्चे को खुद भी ऐसा करने के लिए वो थ्रेट कर सकता है, या फिर या तो बच्चा मतलब खुद करे और खुद बच्चे से करवा करके उसको थ्रेट दे रहा है इस चीज का कि वो मीडिया में ये सारी चीजें दे देगा, और या फिर फैब्रिकेटेड डिपिक्शन है कि किसी और की बॉडी होगी और उस बच्चे का जो है केवल फेस यूज किया जाएगा, या फिर एंटाइसेस चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, या फिर बच्चे को उकसा रहा है किसके लिए, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, ताकि वो उसको यूज कर पाए पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। इसकी पनिशमेंट क्या दे रखी है, अप टू 3 years प्लस फाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 11 और सेक्शन 12। अब देखो सेक्शन 13, तो हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया, हम लोग पहले देख लेते हैं। सेक्शन 12 तक यानी कि हमारा सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला हो गया है चैप्टर। अब हम आएंगे सेक्शन 3 पर, जो कि हमें सेक्शन 13 से 15 तक है, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। बच्चे को यूज किया जा रहा है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। ठीक, अब देखो सेक्शन 13 से सेक्शन 15, सबसे पहले सेक्शन 13 की ओर चलेंगे। सेक्शन 13 कह रहा है यूजिंग ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। बच्चे को यूज किया जा रहा है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, कहां पर, इन मीडिया, किसी भी तरीके से हो सकता है, बाय टीवी, इंटरनेट, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो सकता है। ठीक है, किस लिए,
फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए उसे यूज किया जा रहा है, प्लस इसमें कुछ और भी पर्पस है। क्या पर्पस है? सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ चाइल्ड, मतलब कि बच्चे के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर जो भी क्लिप यूज करी जा रही है। या फिर तो ये जो साइन है ये और का है, यूज ऑफ चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्ट, या फिर उससे जो है कोई सेक्सुअल एक्ट कराया जा रहा है, यूज ऑफ चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्ट, और इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन, कोई ऐसे अश्लील तरीके से जो है उसे दिखाया जा रहा है, तो वो भी आपका इसी में आएगा, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको एक सेकेंड, दिख रहा है ना अभी, इंडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें हमारी सेक्शन नंबर 13 में हो गई है। इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन नंबर 14 में दे रखी है। क्या दे रखी है? मिनिमम 5 years प्लस फाइन, मैक्सिमम क्या है? 7 years प्लस फाइन। अब ये तो इसका क्लॉज 1 है या सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 14 में सबसेक्शन है ना, एक सेकेंड, हाँ सेक्शन 14 में आपका सबसेक्शन है। तो ये तो आपका सबसेक्शन 1 हो गया जिसमें पनिशमेंट दे रखी है। सबसेक्शन 2 में ये 2019 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, और इसमें ये चीज बताई कि अगर ये जो बच्चे को यूज करने की यहाँ पर बात हो रही है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, अगर पर्पस ये था, पर्पस was to commit offenses under section 3, 5, 7 और 9, यानी कि जो सेक्शन 3, 5, 7, 9 में जो दे रखे हैं ऑफेंसेस, अगर पर्पस वो कमिट करने का था बच्चे के साथ, तो पनिशमेंट कौन सी मिलेगी? तो फिर ये वाली पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये पनिशमेंट तो तब मिल रही है जब बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है और ये सारे काम उससे कराए जा रहे हैं, तब तो ये वाली पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर पर्पस था ये ऑफेंसेस कमिट करने का, जो कि सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 7, सेक्शन 9 में दे रखा है, तो यहां पर पनिशमेंट उसको सेक्शन नंबर 4 की मिलेगी, यहाँ पनिशमेंट उसको सेक्शन नंबर 6 में जो दे रखी है वो मिलेगी, यहाँ पनिशमेंट उसको सेक्शन नंबर 8 में जो दे रखी है वो मिलेगी, और यहाँ पर जो पनिशमेंट सेक्शन नंबर 10 में दे रखी है वो मिलेगी। मतलब जो जिसकी पनिशमेंट दे रखी है वही पनिशमेंट मिलेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसको पोर्नोग्राफिक पर्पस में ऐड कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इतनी कम पनिशमेंट यहाँ वाली मिलेगी। अगर पर्पस ये था तो उसकी पनिशमेंट भी वही मिलेगी। प्लस यहाँ पर एक पॉइंट और है, अभी मैं मिस कर देती हूँ उस पॉइंट को। यहाँ पर पनिशमेंट वो तो मिलेगी ही मिलेगी जो ये मिल रही है, यहाँ पर जो ये सेक्शन 4, 6, 8, 10 में जो मिल रही है वो तो मिलेगी, साथ साथ सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 वाली भी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ऊपर तो पनिशमेंट मिल ही रही है, सेक्शन 4 में भी मिल रही है, सेक्शन 6 में भी मिल सकती है, सेक्शन 8 में, सेक्शन 10 में, जिस तरीके का ऑफेंस होगा। अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किया है तो उसको सेक्शन 6 में मिलेगा पनिशमेंट, ठीक है। और उसको साथ साथ पनिशमेंट जो सेक्शन इसमें दे रखी है, सेक्शन नंबर 14 सब सेक्शन 1 में, वो भी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 15 की तरफ। सेक्शन नंबर 15 में क्या बता रखा है हमें? सेक्शन नंबर 15 में कहा पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। मतलब कोई ऐसी वीडियो वगैरह है किसी बंदे के पास जिसमें कोई ऐसा कोई काम है विच इज रिलेटेड टू पॉर्न, वो उसमें बच्चा इन्वॉल्व है कोई, ठीक है। इसकी पनिशमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन नंबर 15 के लिए, इसकी पनिशमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या है,
पोजेस कर रहा है, मतलब उसके खुद उसके पोजेशन में है, ट्रांसमिट कर रहा है या शेयर कर रहा है, ठीक, या फिर इज डिस्प्लेइंग या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और या फिर उस पर्टिकुलर मीडिया को वो कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर रहा है। तो ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा देखना था ऊपर से, हम लोगों ने देख लिया। अब आएंगे सेक्शन नंबर 16 पे। सेक्शन नंबर 16, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस। सेक्शन नंबर 16 मतलब यहां से अबेटमेंट वाला सिस्टम शुरू हो गया। तो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, उसकी भी सजा बता रखी है। देखो, अगर इंस्टिगेट किया, इंस्टिगेट तो किया ही किया, मतलब उकसाया किसी को तुम ये काम कर दो। देखो, अबेटमेंट जो हम लोग सेक्शन नंबर 107 में पढ़ते हैं ना, इंस्टिगेशन और एड और कॉन्स्पिरेसी, वही तीन चीजें यहां पर भी है। इंस्टिगेट किया प्लस विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन एंड विलफुल कंसीलमेंट, ठीक है, और या फिर कॉन्स्पिरेसी करा और इंस्टिगेट किया, कॉन्स्पिरेसी किया, या फिर इंटेंशनली एड किया किसी पर्सन को ऐसा कोई काम करने के लिए इस एक्ट के अंदर, तो ठीक है, जिसमें बच्चे को, चाइल्ड को हार्बर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और ये कर कैसे रहे हैं, फोर्स यूज कर रहे हैं, कोर्शन यूज कर रहे हैं, या अबडक्शन कर रहे हैं उस बच्चे का, उसके साथ फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, या डिसेप्शन उसके ऊपर, उसको चीटिंग करके जो है उसको कुछ ऐसा किया, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, बाय यूज ऑफ फोर्स, कोर्शन, अबडक्शन, फ्रॉड और डिसेप्शन, ठीक। तो ये अबेटमेंट कह रहे हैं ऑफेंस का। वही सेम चीज है, कुछ बहुत ज्यादा जो आपका सेक्शन 107 आईपीसी में है वैसे ही है। सेक्शन नंबर 17 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है, तो जैसी जो ऑफेंस होगा वही उसकी पनिशमेंट होगी, सेम एज द ऑफेंस, ठीक है, वही उसकी पनिशमेंट है। सेक्शन नंबर 18 में पनिशमेंट दे रखी है अटेम्प्ट करने की। अगर अटेम्प्ट किया तब, तो अगर अटेम्प्ट किया तो हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो लॉन्गेस्ट टर्म है, लॉन्गेस्ट टर्म क्या मतलब हो गया, जो मैक्सिमम है उसका हाफ, या फिर हाफ ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसको हम किससे रिलेट करेंगे, सेक्शन नंबर 57 आईपीसी, ठीक है। तो ये पढ़ने के लिए, पॉक्सो एक्ट पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आईपीसी आनी चाहिए और डीवी एक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई हमारे पास। अब हम आएंगे सेक्शन नंबर 19 में। अब यहां से जो है थोड़ा सा आपका प्रोसीजर शुरू हो गया कि केसेस रिपोर्ट किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, कौन करेगा, ये सारी चीजें। सेक्शन नंबर 19, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस। रिपोर्टिंग के पहले क्या हो रहा है, रिपोर्टिंग के बाद क्या हो रहा है। अभी तो यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात हो रही है। कौन रिपोर्ट करेगा, हु विल रिपोर्ट, कोई पर्सन भी कर सकता है, एनी पर्सन जिसको एप्रीहेंशन है कि ऐसा कोई ऑफेंस हो जाएगा या ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, ऐसा कोई ऑफेंस लाइकली है कि कमिट हो सकता है। किसको देना है, मतलब किसको बताओगे कि ऑफेंस ऐसा हुआ है या होने वाला है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस, किसी को भी बता सकते हो जो अवेलेबल हो। किस मैनर में, इन राइटिंग, इन राइटिंग होना चाहिए, प्लस जो भी एंट्री नंबर है, मतलब जैसे अगर लोकल पुलिस को बता रहे तो उनको एंट्री नंबर बताओ, रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, ठीक है, ये चीज। और अगर यहां पर बच्चा दे रहा है तो, मतलब अगर बच्चा इंफॉर्मेशन दे रहा है ऐसी, तब क्या होगा। सो इफ गिवन बाय चाइल्ड, तो दो चीजें हैं, इफ गिवन चाइल्ड नहीं, गिवन बाय चाइल्ड। अगर बच्चा दे रहा है तो
उसको जितने सिंपल मैनर में उस बच्चे ने बताया है वैसे ही उसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड इन सिंपल मैनर, ठीक है, सिंपल मैनर में जिस तरीके से बच्चे को समझ में आए, एज अंडरस्टूड बाय हिम, ठीक है, उसी तरीके से जो है उसको रिकॉर्ड करना है। और अगर लग रहा है कि इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की जरूरत है तो उन्हें भी बुलाया जाए। क्यों? अगर बच्चे को नहीं लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो, इफ लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टूड बाय हिम तो बुलाया जाएगा, इफ लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टूड। ये बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं जो हम लोग खुद से, मतलब आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वहां मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करी है। प्रोसीजर में आप क्या ही समझ लोगे, है ना, कौन कर सकता है, किसको करेगा, किस मैनर में करेगा, तो ये सब आसान आसान चीजें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रिपोर्टिंग के बाद क्या होगा। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आफ्टर रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल पुलिस, जिसको भी आपने बताया है, शेल्टर होम प्रोवाइड करेगा। क्या ही लाइन बनती है, क्या करेंगे, शेल्टर होम प्रोवाइड करेंगे। किसको? ऑब्वियसली बच्चे को, या फिर उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे अगर कोई इंजरी वगैरह हुई है तो, है ना, अगर बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाओ, जो भी सही लगता है। या फिर हाँ, या फिर नहीं, मतलब और 24 आवर्स में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को और या फिर लोकल पुलिस को, जिसको भी आपने बताया है, ये रिपोर्ट करेंगे। किसको? चाइल्ड वेलफेयर कमीशन को। कौन है ये चाइल्ड वेलफेयर कमीशन? CWC, JJ एक्ट, ठीक है, और या फिर स्पेशल कोर्ट को। ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है तो क्या होगा? अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है, वैसे कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट को अगर स्पेशल कोर्ट है, लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन को, तो कोर्ट ऑफ सेशन को इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको करेंगे हाईलाइट। अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन को। आगे बढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 क्या कह रहा है? मीडिया ऑब्लिगेशन क्या है मीडिया की, स्टूडियो की, फोटोग्राफिक जो फैसिलिटीज हैं केसेस रिपोर्ट करने की। देखो सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20, जस्ट ओपनिंग माई बेयर एक्ट। तो यहां पर आपको बेयर एक्ट में देखो क्या देखने को मिलेगा, एनी पर्सोनल ऑफ द मीडिया और होटल और लॉज और हॉस्पिटल और क्लब और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड रिस्पेक्टिव द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। और कितना, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वहां पर। शैल ऑन कमिंग अक्रॉस एनी मटेरियल, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कोई मटेरियल है या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है विच इज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव, यानी कि बच्चे को वो किसी तरीके से वो ऑब्जेक्ट अगर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है, including pornographic, sexually related or making obscene representation of a child or children through the use of any medium, वो किसी भी मीडियम के तरीके से हो सकता है, मतलब बच्चे को बेसिकली एक्सप्लॉइट करना चाहिए। shall provide such information to the special juvenile police unit or the local police as the case may be। तो यहाँ पर मीडिया, स्टूडियो, जो फोटोग्राफिक फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर ऐसा ऑब्लिगेशन लगाया हुआ है कि अगर आपको ऐसी कोई भी चीज लगती है तो आपको एट वंस किसको बताना है, इन्फॉर्म किसे करना है, या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को कर दो या फिर लोकल पुलिस को कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ऑब्लिगेशन बता रखा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, ठीक है। सेक्शन 21 में क्या बताया? सेक्शन 21 में हम पहले सेक्शन 23 पढ़ लें, सेक्शन 23 पढ़ लेते हैं, वो मीडिया से रिलेटेड है। प्रोसीजर क्या है मीडिया का, प्रोसीजर फॉर मीडिया, ठीक है। फिर उसके बाद 21 और 22 पढ़ते हैं। अगर एक सेकेंड, सेक्शन 23 सेज एनी पर्सन, सॉरी एक सेकेंड, सेक्शन 22 पढ़ रही थी। सेक्शन 23 सेज
No person shall make any report or present comments on any child from any form of media or studio or photographic facilities without having complete and authentic information. अगर आपके पास complete और authentic information नहीं है, किसी तरीके की कोई रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है. नो रिपोर्ट, कोई कमेंट भी नहीं कर सकते आप इफ यू डोंट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन और या फिर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. फिर कह रहा है कि आपको डिस्क्लोज नहीं करना. ये तो हम जानते हैं कि डू नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड. बच्चे की आइडेंटिटी को बिल्कुल भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी का क्या मतलब हो सकता है? उसका स्कूल वगैरह हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसकी फोटो हो सकती है, उसका नाम हो सकता है. ये सारी चीजें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. बट इफ एक्सेप्ट स्पेशल कोर्ट परमिट्स. अगर स्पेशल कोर्ट परमिट कर दे तो भाई बता दो, लेकिन जब तक कोर्ट परमिट नहीं करेगी मीडिया ऐसा नहीं कर सकती है. ठीक है, अब यहां पर आपको जब आप सबसेक्शन 4 देखोगे, बाकी की चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपका दे रखा है प्रोवाइजो में और सबसेक्शन 3 में. सबसेक्शन 4 देखोगे तो इसमें पनिशमेंट बता रखी है. कोई पर्सन अगर कॉन्ट्रवीन करता है, जो कि सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में बताया गया, अगर वो कॉन्ट्रवीन करता है, मतलब बेसिकली ये कमेंट वगैरह करता है या डिस्क्लोज कर देता है आइडेंटिटी उस बच्चे की, तो यहाँ पर पनिशमेंट बता रखी है. कितनी है? 6 महीने है, जिसको 6 महीने है जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल तक, और फाइन भी हो सकता है. तो 6 months मिनिमम है, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 1 year और फाइन. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. अब सेक्शन 21 और सेक्शन 22 पे आएंगे. सेक्शन 21 कह रहा है ऑन फेलियर टू रिकॉर्ड केस या फिर रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 19 और 20 में बता रखा है. तो यहाँ पर भी पनिशमेंट दे रखी है 6 months इम्प्रिजनमेंट और फाइन. ठीक है, सेक्शन 21 में ये बता रखा है कि अगर नहीं जो है कोई पर्सन ऐसा फेल कर जाता है टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है जो सेक्शन 19 और सेक्शन 20 में बता रखा है कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, नहीं रिपोर्ट कर पाया, आपको पता था उसके बाद भी आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो 6 महीने तक का जो है इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन भी लगाया जा सकता है. ठीक है, सेक्शन नंबर 22 में अगर आपने फॉल्स कंप्लेंट कर दी, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बेफिजूल में जो है फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन जो दे दी है पुलिस को अंडर सेक्शन 3, 5, 7, 9 की, ये सारे ऑफेंसेस हुए हैं लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, 6 महीने यहाँ पर भी है एंड नहीं और फाइन. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. फिर उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 24. अब आपका चैप्टर 6 शुरू हो गया है. अब ये जो है बताएगा हमें प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट. अब बच्चे का स्टेटमेंट किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो हमें ये बताएगा, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है. सेक्शन 24 में रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड किस तरीके से होगा. तो सेक्शन 24 कह रहा है कि उसके रेजिडेंस पे होगा, मतलब कि सेक्शन 24 में हमें मैनर बता दिया किस तरीके से होगा, कैसे होगा, उसके रेजिडेंस पे होगा. ठीक है, और विमेन पुलिस ऑफिसर होगी. अब ये मैंडेटरी है, विमेन पुलिस ऑफिसर होगी, नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर. सब इंस्पेक्टर से बिलो पोस्ट नहीं होने चाहिए. यूनिफॉर्म में नहीं होना है, बच्चा देख के डर सकता है तो जिस वजह से यूनिफॉर्म में नहीं होना. ऐसे उसका मतलब जो आप जो कुछ भी वहां पर करने गए हो, स्टेटमेंट वगैरह अगर जो भी आप उसका लेने गए हो, रिकॉर्डिंग करने गए हो स्टेटमेंट की, तो नो कॉन्टैक्ट विद अक्यूज्ड. अक्यूज्ड के साथ कोई कांटेक्ट ना हो उस बच्चे का, डर जाएगा, कुछ नहीं बताएगा. ठीक है, फिर उसके बाद कोई नाइट डिटेंशन नहीं करना, नो नाइट डिटेंशन. कहां पर? इन पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में नाइट डिटेंशन नहीं करना बच्चे का. और उस बच्चे की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का काम भी पुलिस वालों का ही है, प्रोटेक्ट आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड. ठीक है, ये बात हो गई. अब आते हैं सेक्शन 25 पे. सेक्शन 25 क्या कह रहा है? रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट. अब यहां पर मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं. तो स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी,
तो जिस तरीके से उस बच्चे ने बोला है उसी तरीके से, मतलब उसी भाषा शैली में रिकॉर्ड होगा, एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। ठीक है। अक्यूज्ड की प्रेजेंस नहीं होगी, फिर वही चीज है, डर जाएगा, कुछ भी नहीं उसके मुंह से निकलने वाला। नो प्रेजेंस ऑफ, ओहो, नो प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, अक्यूज्ड की प्रेजेंस नहीं होगी। क्या बताया, जब रिपोर्ट सेंड करी गई है 173 सेक्शन के अंदर सीआरपीसी, तो डॉक्यूमेंट दिया जाए बच्चे को या फिर उसके पेरेंट्स को अंडर सेक्शन 207 सीआरपीसी। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अब सेक्शन 26 क्या कह रहा है? सेक्शन 26 कुछ एडिशनल प्रोविजंस के बारे में हमें बता रहा है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। पेरेंट्स की प्रेजेंस होना जरूरी है भाई, बच्चे के सामने पेरेंट्स की प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ रही है तो फिर असिस्टेंस लिया जा सकता है, मतलब कि हेल्प ली जा सकती है, किसकी? ट्रांसलेटर की। मतलब हम, हो सकता है कि बच्चा ऐसी भाषा में बोल रहा हो जो कि ना समझ में आ रहा हो पुलिस वालों को या मजिस्ट्रेट को, तो इंटरप्रेटर या फिर ट्रांसलेटर की मदद ले सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर भी हो सकते हैं अगर चाइल्ड मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो। ठीक है, फिर ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी हो सकती है रिकॉर्डिंग। तो ये स्पेशल कुछ प्रोविजंस है या एडिशनल प्रोविजंस है जिसमें कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है। फिर आएगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड। अब देखो, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड में सेक्शन 27 में बता रखा है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड। तो कोई जरूरी नहीं है कि एफआईआर, मतलब आपका ये एफआईआर या कंप्लेंट रजिस्टर हुआ हो या ना हुआ हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164A सीआरपीसी। ठीक है, ये चीज जरूरी नहीं है। अगर विक्टिम गर्ल चाइल्ड है तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो विमेन डॉक्टर ही करेंगी। ठीक है, और मेडिकल एग्जामिनेशन हमेशा पेरेंट्स की प्रेजेंस में होता है, द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स। अगर नहीं अवेलेबल है, मान लो पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो भी विमेन को नॉमिनेट किया जाएगा, किसके द्वारा? कौन नॉमिनेट करेगा? बाय हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 27 में हमें बताया कि मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 27 में ये वाला जो आपका पॉइंट है एफआईआर कंप्लेंट वाला, इसको हम लोग एक बार बेयर एक्ट से पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 में, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any offense has been committed, जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है उस बच्चे का जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, shall not withstanding that a first information report या FIR or complaint has not been registered for the offenses in this act be conducted, उसी तरीके से होगा जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164A ऑफ सीआरपीसी। देन आएंगे सेक्शन नंबर 28 पे और चैप्टर 7 पे और सेक्शन नंबर 28 पे। स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बता रहा है, डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। इसका स्टैब्लिशमेंट होगा सेक्शन नंबर 28 में हर डिस्ट्रिक्ट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन, ये याद रखना कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इन कंसल्टेशन विद द सीजे ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन एज अ स्पेशल कोर्ट। ठीक है, हर कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट कहा जा सकता है, और जो चिल्ड्रंस कोर्ट होती है, जो चिल्ड्रंस कोर्ट होती है उसको भी डीम कर लिया जाएगा एज अ स्पेशल कोर्ट। ठीक है, उसको भी एज अ स्पेशल कोर्ट डीम कर दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे
ये वाला जो स्पेशल कोर्ट वाला पॉइंट है चिल्ड्रंस कोर्ट में कि चिल्ड्रंस कोर्ट को डीम कर लिया जाएगा, इसको हम लोग रेड विद करेंगे सेक्शन 31। यहाँ पर सीआरपीसी का प्रोसीजर जो है वो अप्लाई होगा। किसका प्रोसीजर अप्लाई होगा? सीआरपीसी का प्रोसीजर अप्लाई होगा, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि स्पेशल कोर्ट का मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन, और पर्सन जो प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, है ना, वो कौन होंगे? वो पीपी साहब होंगे। तो ये चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद है आपका सेक्शन 32 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके बीच के सेक्शंस कहाँ गए? इसके बीच के सेक्शन अभी मैं बता रही हूँ कहाँ गए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात हो गई तो हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 32 देख लेते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एलिजिबिलिटी वही 7 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही डीम किया जाएगा एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 2U ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बस अब देखो यहाँ पर कुछ प्रिजम्पशंस लिए जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया सेक्शन 29 और 30 कहाँ गया? यहाँ पर है सेक्शन 29 और 30। सेक्शन 29 और सेक्शन 30 में कुछ प्रिजम्पशंस लिए जा रहे हैं। क्या है वो प्रिजम्पशंस? सर्टेन ऑफेंसेस जो कि हमें बताया अंडर सेक्शन 3, 5, 7, 9, उसको शैल प्रिज्यूम किया जाएगा कि पर्सन ने कमिट किया है, पर्सन कमिटेड, अबेटेड और अटेम्प्टेड। पढ़ लें एक बार सेक्शन नंबर 29 हम लोग। सेक्शन नंबर 29 कह रहा है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग। अगर किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, मतलब वो पर्सन अक्यूज्ड है, तो स्पेशल कोर्ट इन पर्टिकुलर सेक्शंस के अंडर उसको चाहे कमीशन के लिए अक्यूज किया जा रहा है, अबेट करने के लिए अक्यूज किया जा रहा है, अटेम्प्ट करने के लिए अक्यूज किया जा रहा है, स्पेशल कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करेगी, शैल प्रिज्यूम करेगी कि उस ही पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है, अनलेस कॉन्ट्री प्रूव्ड। अगर कॉन्ट्री प्रूव कर दिया जाए तो बात अलग है, वरना कोर्ट अन्यथा यही प्रिज्यूम करेगी, शैल प्रिज्यूम करेगी उस बात को। ठीक है, रिबोटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, तो मतलब कोर्ट अगर जो दूसरी पार्टी अगर उसके अगेंस्ट एविडेंसेस दे दे तो वो बात पलट जाएगी। सेक्शन 30 कल्पेबल मेंटल स्टेट के बारे में बताएगा। किसके बारे में? कल्पेबल मेंटल स्टेट के बारे में बताएगा। इंटेंशन, नॉलेज और मोटिव। कोर्ट फिर से शैल प्रिज्यूम करती है कि प्रेजेंट था। अगर किसी पर्सन ने ऐसा कोई एक्ट किया है इस पर्टिकुलर पॉक्सो एक्ट के अंदर, तो हम कहेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा था। क्या? ये तीनों चीजें, इंटेंशन भी, नॉलेज भी और मोटिव भी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम करती है अनलेस कॉन्ट्री इज प्रूव्ड। ठीक है, सेक्शन 31 सेक्शन 32 देख लिया। सेक्शन 31 एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी बता रहा है। ठीक है, सेक्शन 31 एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी बता रहा है, सेक्शन 32 हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 8 पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 क्या बता रहा है हमें? चैप्टर नंबर 8 कह रहा है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस। ये हमें बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमें सेक्शन नंबर 33 में क्या बताया? प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो सेक्शन नंबर 33 एक अकेला सेक्शन है जो कि हमें ये बता रहा है। बाकी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस आपका सेक्शन नंबर 34 से सेक्शन नंबर 38 तक दिया हुआ है। ठीक है, देखो सेक्शन नंबर 33 से प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। सबसे पहले तो ये कि कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट संज्ञान ले लिया जाएगा जब कंप्लेंट रिसीव हुई है या फिर पुलिस रिपोर्ट पर, विदाउट अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू स्पेशल कोर्ट। सो स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस, स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल। ट्रायल तुरंत करने की जरूरत नहीं, कॉग्निजेंस ले लेंगे जैसे ही कंप्लेंट आई।
ठीक है, या फिर पुलिस रिपोर्ट आई, कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, कॉग्निजेंस का, कि कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और एज द केस में बी द काउंसिल अपियरिंग फॉर द अक्यूज्ड व्हाइल recording the examination, chief cross examination or re-examination of the child, communicate the questions to be put to the child to the special court which shall in turn put those questions to the child। तो यहाँ पर कहा गया कि जो अक्यूज्ड के जो काउंसिल है, जो अक्यूज्ड के काउंसिल है, वो अगर क्वेश्चंस कुछ पुट करना चाहते हैं बच्चे से तो वो खुद नहीं पुट करेंगे, कोर्ट को देंगे, फिर कोर्ट क्वेश्चंस पुट करेगी। ठीक है, सॉरी। फिर सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया, कुछ ब्रेक्स परमिट करने हैं, बच्चे को बीच बीच में एकदम से जो है उसको पूरा वो नहीं कि एक साथ 1.5 घंटे प्रोसीडिंग चल रही है, ट्रायल चल रहा है तो चल रहा है, नहीं, बच्चे को कुछ ब्रेक्स देने हैं ट्रायल के दौरान, और एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिससे बच्चा डरे नहीं और जो वो बोलना चाहता है, जो भी कुछ उसके साथ हुआ है वो चीज वो सही से बोल सके। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देखो तभी क्रिएट हो सकता है जब उसका कोई पेरेंट या फैमिली मेंबर, कोई भी पर्सन उससे जो रिलेटेड है, गार्जियन वगैरह वहां पर प्रेजेंट हो, तभी हो सकता है। ठीक है, चाइल्ड को जो है सेपरेटली कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि अकेले कोर्ट में बुलाने की जरूरत नहीं है। सबसेक्शन 6 सेज कि कोई भी ऐसी चीज या ऐसा कैरेक्टर असैसिनेटिंग क्वेश्चन, कैरेक्टर असैसिनेटिंग क्वेश्चन कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, जो कि अग्रेसिव क्वेश्चन है इस तरीके का, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 7 कह रहा है कि वही फिर सेम चीज है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है बच्चे की। ठीक है, सबसेक्शन 8 कह रहा है कि डायरेक्ट पेमेंट होगी किसकी, कॉम्पनसेशन की, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। और सबसेक्शन 9 ने कहा कि सारे पावर्स जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास होते हैं वही सेम पावर्स स्पेशल कोर्ट के पास भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो सारे पावर्स हैं जो कोर्ट ऑफ सेशन के हैं वही सेम पावर्स इनके भी होंगे। सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 34 कह रहा है डिटर्मिनेशन किस चीज का, बच्चे की उम्र का, बाय स्पेशल कोर्ट। कैसे होगा, अगर बच्चा नहीं, मतलब अगर ऑफेंडर बच्चा जो ऑफेंडर है, मतलब ऑफेंडर अगर बच्चा है तो एज पर जेजे एक्ट उसका ट्रायल चलेगा। ठीक है, एज कौन डिटरमाइन करेगा, स्पेशल कोर्ट डिटरमाइन करेगी। ठीक है, एज उन्हीं को डिटरमाइन करनी होगी। कोई भी ऑर्डर, नो ऑर्डर शैल बी इनवैलिड, कोई भी ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सन नॉट करेक्ट। ठीक है, इस बेसिस पर कोई भी ऑर्डर को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 34 एक बार हम लोग बियर एक्ट से पढ़ते हैं। देखो, सबसेक्शन 3 में कहा कि नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड इन टू बी इनवैलिड, कोई भी ऑर्डर जो कि स्पेशल कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसको इनवैलिड नहीं कहेंगे, मेयरली बाय एनी सब्सिक्वेंट प्रूफ, कि बाद में ये चीज प्रूफ कर दी गई that the age of a person as determined by it under subsection 2 was not the correct age of that person, कि बाद में आप ये चीज का प्रूफ लेकर के आ जाओ कि नहीं वो बच्चे की एज नहीं थी, ठीक है, उससे कम का है, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ भी कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी और ऐसे इस बेसिस पर कोई भी ऑर्डर जो है वो इनवैलिड नहीं होगा बाद में अगर आपने प्रूफ दिया कि इस बच्चे की एज इतनी थी या इतनी थी। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 35 पर आएंगे। सेक्शन 35 कह रहा है पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, क्या पीरियड होगा एविडेंस को रिकॉर्ड करने का, तो 30 डेज आपको एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए मिल रहे हैं। एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए बच्चे के 1 साल के अंदर अंदर डिस्पोजल करना है, ये टाइम इंपॉर्टेंट है, 1 साल के अंदर अंदर केस का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस, जिस दिन से संज्ञान लिया है कोर्ट ने उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है,
फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 36 पे आएंगे। बता चुकी हूं मैं कई बार कि चाइल्ड नॉट टू सी द अक्यूज्ड, इसके लिए अलग से सेक्शन बनाया इन्होंने कि बच्चे को अक्यूज का चेहरा नहीं दिखना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। जब वो कोर्ट में बयान देने आया है, अपना अपना स्टेटमेंट देने आया, अपनी व्यथा बताने आया है, तो वहां पर उसको अक्यूज का चेहरा नहीं दिखना चाहिए। सेक्शन नंबर 37, ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है, कोर्ट को ऐसा ओपिनियन है कि कोर्ट, देखो सबसे पहली बात तो कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है, देखो दो चीजें इसमें बताई गई सेक्शन नंबर 37 में, कि कैमरा में भी ट्रायल हो सकता है। कैमरा ट्रायल का मतलब ये नहीं होता कि वो कैमरा लेकर के वहां पे घूमेंगे। कैमरा ट्रायल का मतलब ये है कि वहां पर जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाएगा। वैसे हम सेक्शन 327 सीआरपीसी में पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 327 सीआरपीसी में 327 ही है ना, एक बार देखे ना, 327 ही आएगा कि ओपन कोर्ट में ही ट्रायल चलती है, मतलब कि जनरल पब्लिक आकर के ट्रायल देख सकती है। लेकिन अगर इस तरीके के केसेस हैं, रेप केसेस हैं, मतलब ये जो भी ये बच्चों के खिलाफ या जो औरतों के खिलाफ जो बहुत ही ग्रीवियस ऑफेंसेस, रेप वगैरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, इसमें जनरली जनरल पब्लिक अलाउ नहीं करी जाती है। ठीक है, तो अगर सबसे पहली बात तो कि ट्रायल कैमरा में कंडक्ट हो सकता है, मतलब जनरल पब्लिक अलाउ नहीं करी जाएगी, कोर्ट के दरवाजे बंद करके कुछ ही लोग जो बच्चे के रिलेटिव्स वगैरह हैं वही केवल बैठ सकते हैं और कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, लेकिन प्रोवाइजो ये कह रहा है कि कोर्ट अगर ओपिनियन, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ट्रायल को टू बी कंडक्टेड इन या एट एनी अदर प्लेस, तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी और जगह पे करनी है, भाई कोर्ट के प्रेमाइसेस में नहीं करनी, इसको आप अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो सेक्शन नंबर 287 सीआरपीसी के, सॉरी 284 सीआरपीसी के। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आएंगे सेक्शन नंबर 38 पर। सेक्शन नंबर 38 फिर वही कह रहा है, असिस्टेंस ले सकते हैं आप अगर आपको चाहिए इंटरप्रेटर की या फिर एक्सपर्ट की। कोर्ट जो है असिस्टेंस चाहे तो ले सकता है एविडेंस को रिकॉर्ड करने के दौरान। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 39 से 46 तक है। सेक्शन नंबर 39 सबसे पहले क्या कह रहा है कि कुछ गाइडलाइंस बता रखी है फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट, और ये गाइडलाइंस कौन प्रिपेयर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इतना ही याद रखना है, ज्यादा अंदर नहीं पढ़ना। सेक्शन 40 में क्या बता रखा है? सेक्शन 40 में बता रखा है राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर। अब भाई चाइल्ड का राइट है कि लीगल प्रैक्टिशनर का जो है वो असिस्टेंस ले सके, तो चाइल्ड एंटाइटल्ड है लीगल प्रैक्टिशनर का असिस्टेंस लेने के लिए, उनकी हेल्प लेने के लिए, अगर फैमिली ऐसी है कि अफोर्ड नहीं कर सकती है, अगर फैमिली ऐसी है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक लॉयर प्रोवाइड करेंगे। प्रो बोनो केसेस होते हैं ना, जहां पर लॉयर पैसे नहीं लेते, तो वो चीज फैमिली को एक लॉयर, मतलब बच्चे को एक लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन नंबर 41 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। क्या कह रहा है? प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। जो प्रोविजंस हैं सेक्शन नंबर 3, देखो क्यों भाई नॉट टू अप्लाई कह रहा है, क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कब नहीं अप्लाई होंगे, व्हेन, तब नहीं होंगे जब मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चे का। भाई अगर हमें ये पता लगाना है कि कोई सेक्सुअल ऑफेंस उसके अगेंस्ट हुआ है, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट या उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना जरूरी है, मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। अब कोई डॉक्टर अगर उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कह रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि उसको जो है सजा मिलेगी, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, अगर कोई डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा है या मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है उस बच्चे का, डन विद द कंसेंट ऑफ द गार्जियन, कंसेंट से होना चाहिए, बट तो यहां पर उसके ऊपर पॉक्स थोड़ी लग जाएगा। ठीक है, ये तो लॉजिकल बात है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया। सेक्शन नंबर 42 में ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट के बारे में बताया गया। क्या बता रहा है? देखो
जब, बहुत अच्छा सेक्शन है, ऑफेंस हुआ है अंडर सेक्शन 166A 3, ये आईपीसी के सेक्शन है, 354 से एडी, 370, 370A ट्रैफिकिंग वगैरह, 375, फिर रेप के सारे ऑफेंसेस ए से लेकर के ACDE एंड 509 आईपीसी। ठीक है, ग्रेटर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, चाहे तो ये हुआ हो ऑफ दिस एक्ट और आईपीसी, चाहे इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस हुआ हो या ये हुआ हो बच्चे के साथ हुआ है, तो जो ग्रेटर पनिशमेंट है वो ही दी जाएगी, कम पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जो ग्रेटर पनिशमेंट है, जिसमें ज्यादा पनिशमेंट दे रखी, चाहे वैसे पॉक्सो में ज्यादा पनिशमेंट दे रखी है, आईपीसी में इतनी पनिशमेंट नहीं दे रखी, तो जनरली पॉक्सो की ही पनिशमेंट मिलती है क्योंकि उसमें ज्यादा दे रखी है। ठीक है, समझ में आया वाला सेक्शन? ये वाला सेक्शन बस इतनी बात कर रहा है कि इस आईपीसी के इन सेक्शंस के अंदर ये सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं कुछ इसमें से, अगर ये हुआ है, ठीक है, या फिर बच्चे के साथ हुआ है, या फिर आईपीसी में मतलब ये बच्चे के साथ हुआ है, या फिर इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है, तो कहां सजा मिलेगी? जहां पर ग्रेटर पनिशमेंट दे रखी है वहां पर सजा मिलेगी। बस इतनी सी ही बात कर रहा है। सेक्शन 42A क्या कह रहा है? ये एक्ट, दिस एक्ट इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, किसी भी दूसरे एक्ट को ये डेरोगेट नहीं कर रहा, बस इतनी सी बात। ठीक है, सेक्शन 43 सेज पब्लिक अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, भाई लोगों को बताना जरूरी है कि ऐसा एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और जिससे बच्चों का बचाव हो सकता है या बच्चों को जो है रेमेडीज मिल सकती है, ठीक है, कॉम्पनसेशन मिल सकता है, ये चीज बताना जरूरी है, पब्लिक अवेयरनेस करना जरूरी ताकि उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता हो। ठीक है, अब पब्लिक अवेयरनेस करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट ही करे पब्लिक अवेयरनेस, किस तरीके से करेगी? थ्रू मीडिया हो सकता है, जिसमें टीवी आएगा आपका, रेडियो आएगा, प्रिंट मीडिया आएगा। प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह, बुक्स वगैरह में निकाल दिया, ठीक है, मैगजीन्स वगैरह में, या फिर पीरियोडिक ट्रेनिंग हो अथॉरिटीज की, जो आपके पुलिस ऑफिसर वगैरह हैं उनकी पीरियोडिक ट्रेनिंग हो। दो तरीकों से ये चीज हो सकती है। सेक्शन 44 क्या कह रहा है? सेक्शन 44 कह रहा है मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। भाई मॉनिटर भी तो करो, हम कह तो रहे हमने इतना बड़ा एक्ट बना दिया है, मॉनिटर करो सही से चल रही चीजें कि नहीं चल रही हैं, ये मॉनिटर करना जरूरी है। ठीक है, अब ये मॉनिटर करेगा कौन? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, एक सेकेंड, अथॉरिटी का नाम सही है, हाँ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट कमीशन। तो दो लोग हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, वो मॉनिटर करेंगे, और स्टेट कमीशन भी मॉनिटर कर सकती है, कर क्या सकती है? स्टेट कमीशन भी मॉनिटर करेगी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, फिर सेक्शन 45 क्या कह, सेक्शन 45 बोल रही हूँ, 46 लिख रही हूँ। सेक्शन 45 कह रहा है कि रूल बनाने की पावर किसके पास है? पावर टू मेक रूल्स इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेक्शन 46 क्या कह रहा है कि अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो वो कौन रिमूव करेगा? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिमूव करेगा। डिफिकल्टी, हाँ, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने जितना कोशिश किया है इसको आसानी से समझाने की, उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि उसमें क्या दिया हुआ। मैं फिर से कह रही हूँ, इसमें पॉक्सो में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको पनिशमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पनिशमेंट्स आपसे पूछ ली जाती हैं हर एक सेक्शन की। ठीक है, बाकी कुछ बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है। और मेंस का क्वेश्चन तो आप फिर जान ही रहे हो कहाँ से बनेगा, सेक्शन 5 से और सेक्शन 9 से, वही सारी चीजें जो है इसमें से पूछी जाती है। मिसलेनियस पार्ट छोटा होता है, मैंने कहा मिसलेनियस से भी आपका प्री के कई सारे सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोग देख लेना, हम लोगों को अगर टाइम मिला तो हम लोग यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी एक सेशन ले लेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। एक बार जाकर के जब रिवाइज कर रहे हो तो बेयर एक्ट जरूर पढ़ लेना ताकि कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम ना रह जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।